बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर कबल शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जो नैब तरामीम है उनको इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उसको ब्रीफ किया है, जिसके बाद उसका जवाब भी दिया है वफाकी वजीर कानून आजम तारड़ साहब ने। आजम तारड़ साहब कहते हैं कि ये तरामीम 85% वो तरामीम है जो कि ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई थी, और इस सिलसिले में वो उस वक्त की अपोजिशन और आज की जो हुकूमत है उसके साथ मुशावरत कर रहे थे। हमने उसकी फाइन ट्यूनिंग की है, कुछ और चीजें हैं जो हमने ठीक किया है। हम इस कानून को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल करने के बजाय मुल्क के एक वसी मफाद में इसको ठीक किया। इमरान खान साहब कहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस वजह से की गई हैं जिसका मकसद जो है वो जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, यानी शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, उनको फायदा पहुंचाना है। और आज उन्होंने उसकी वजाहत की है कि जिसमें कहा गया है कि बारे सबूत जो है अब वो इल्जाम आयद करने वाले के ऊपर हुआ है। वाइट कॉलर क्राइम में जितना वक्त दरकार होता है, जिस तरह की तफ्तीश चाहिए होती है, उसकी चीजें मिनिमाइज कर दी गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामलात नैब के दायरा कार से निकाल दिया गया है, और ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि इसका फायदा जो है वो इन दो खानदानों को पहुंचे। और जो मेरी 26 साल की जद्दोजहद है, वो कहते हैं करप्शन के खिलाफ, वो मैं जारी रखूंगा। अदालत में जा रहा हूं इसको चैलेंज करने के लिए और हर महाज पे लड़ूंगा। तो ये मामला है इमरान खान साहब को। दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो ममनुआ फंडिंग केस है, अलमारूफ फॉरेन फंडिंग केस, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। तो अब उसका क्या होगा? फर्रुख हबीब साहब कहते हैं कि इसके तहत किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। खुद जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी कहते हैं कि अगर कोई ममनुआ फंडिंग हुई है तो वो रकम जब्त की जा सकती है। तो इस पे भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फौज को एक खत लिखा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो ये क्या मामला है? हमने कल भी गुफ्तगू की थी कि क्यों इलेक्शन कमीशन और हमारे इदारे इस काबिल नहीं हैं कि मुल्क के अंदर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर आज काबीना के इजलास के बाद कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों का ताल्लुक है वो IMF से नहीं है। मजीद मुश्किल फैसला करना पड़े तो वो फैसले करने पड़ेंगे। तो अब क्या ये कौम मजीद मुश्किल फैसलों की मुतहम्मिल हो सकती है? जो महंगाई और दीगर मामलात के जो बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और हुकूमत उनसे कैसे निपटेगी? IMF के मायदे के हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि शायद अगले 1 या 2 रोज में इसका बाकायदा अनाउंसमेंट इसकी हो जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब फैजुल्लाह कमोका साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी और किसी तारुफ के मोहताज नहीं मुमताज तज्जियाकार मोहतरम जनाब कमर दिलशाद साहब। कमर दिलशाद साहब, पहले तो जरा अगर शॉर्टली ये जो ममनुआ फंडिंग केस है, अब इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला महफूज किया है। बहुत दलाइल चलते रहे, सालों ये केस चलता रहा। अब इसमें क्या ऑप्शंस हैं जो इलेक्शन कमीशन अपने फैसला करते वक्त अपने सामने होगा? वो क्या क्या जाविये हैं जो वो रखेगा? ममनुआ फंडिंग का फैसला रिजर्व हो गया, ठीक है। ठीक, इसके बाद इलेक्शन में पाकिस्तान ने जो फैसला करना है, कानून की नजर में जितना बड़ा पेचीदा कानून है हमारा, और अदालती सिस्टम तो है ही अशराफिया के लिए, तो उस पे उन्होंने ये करना है कि ममनुआ फंडिंग जब जब्त करने का हुक्म जारी करेगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, तो इसके लिए भी एक नया रास्ता है। वो ये रास्ता ये है, शायद दोस्तों को नहीं, कि बाकायदा इसके ऊपर एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा पार्टी के चेयरमैन साहब को, कि आप इसके बताएं कि आपने जो जमा कराए थे हमारे यहाँ वो इशवारे, उस पर आपके दस्तखत हैं, जिसमें आपने ये लिखा हुआ था कि इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है। मैं बाकायदा इसके बारे में करारनामा पेश करता हूँ। अब उस पर शो कॉज नोटिस होगा तो ज़ाहिर है पार्टी के वकला पेश ही नहीं होंगे। जब पेश होना शुरू करेंगे तो अदालत को स्टे ले लेंगे, जैसे अब लेते रहे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे दिया हुआ है कि जनाब कोई सब फैसला ना किया जाए, आप ममनुआ फंडिंग के बारे में अपना फैसला दे। तो बहुत लंबी तारिक महमूद साहब, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे सियासी जमातें बड़े यानी ये जो एक तासुर हो गया, फैसला महफूज हो गया, कोई ऐसा फैसला आ जाएगा कि कुछ होगा, कुछ नहीं होना, यानी ये अभी एक और बहुत लंबी कानूनी जंग चलनी है। बहुत लंबी कहानी है। शो कॉज नोटिस होगा,
چارج شیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد انہیں تحریک انصاف نے مختلف عدالتوں سے سٹے لے لینا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے لے لیں گے, اس کے بعد سپریم کورٹ سے سٹے لے لیں گے. تو یہ تو فارن ممنوع فنڈ تو ضبط ہونا ہی نہیں ہے. یہ ہماری عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں گے اور ہمارے آپ جیسے دوستوں کے لیے ایک پروگرام کرنے کا راستہ نکلائے گا. اس کے پیچھے کچھ بھی کہانی نہیں ہے. یہ ممنوع فنڈنگ ہے. تو مجھے بڑے حیرانگی کی بات ہوئی کہ تحریک انصاف نے 7-8 سال تک اس مسئلے کو کیوں الجھائے رکھا, کیوں 4.5 سال تک عدالتوں سے سٹے لیتے رہے. ابھی پچھلے مہینے پچھلے ہفتے بھی انہوں سٹے لیا اسد عمر کے عدالت میں کہ جناب الیکشن کمیشن کو منع کریں کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ قانون آئین کو دیکھ لیں. اس طرح سے سارے معاملات کو انہوں نے الجھائے رکھا. اب انہوں نے فیصلہ ریزرو کر دیا ہے, 15 دن کے بعد فیصلہ آئے گا. وہ کہیں گے جی ہم اس کو ممنوع فنڈنگ کو ضبط کر رہے ہیں اور قانونی کارروائی کرتے ہوئے ہم پارٹی کے چیئرمین کو شوکات نوٹس دے رہے ہیں. شوکات نوٹس دی جائے, وہ طلب ہوں گے نہیں آئیں گے, تو اس طرح تقریباً پورا 2023 تک کا الیکشن گزر جائے گا. لیکن فنڈنگ ضبط ہو جائے گی قمر دلشاد صاحب, جو ممنوع فنڈنگ ہے وہ ضبط ہو جائے گی, وہ ضبط کر لیں گے. وہ تو جب کریں گے وہ شوکات نوٹس جاری کریں گے. اور کیا اس کے اوپر جو یہ ہے فاروق حبیب صاحب کا موقف کہ سیاسی جماعت پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی, تو آپ بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ پابندی نہیں لگ سکتی اس کے نتیجے میں؟ نہیں دیکھیں, فاروق حبیب صاحب نے اپنی پارٹی کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب اگر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ شوکات نوٹس کے بعد اور وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ضبط کر لی, تو پھر سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ پارٹی کا سمبل جو ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے سیکشن 215 کے تحت. اور جب پارٹی کا سمبل واپس ہو جائے طارق محمود صاحب, تو پھر اس پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی سوالیہ نشان بن جاتی ہے. لیکن اس کے لیے سب سے بڑا لمبا پروسیجر وہی ہے کہ شوکات نوٹس دینا پڑے گا. سمبل واپس لیں گے پھر شوکات نوٹس, جب پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ کریں گے پھر شوکات نوٹس. تو یہ شوکات نوٹس کا معاملہ چلتا رہے گا. اب یہ تمام مرحلہ سے گزر جائے الیکشن میں پاکستان, تو پھر پارٹی کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. لیکن معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. ہماری عدالتوں کا سسٹم بس اتنی آسانی سے حل نہیں ہونے والا. علی گوہر صاحب, میں پہلے آپ کا موقف لے لوں, پھر کموکا صاحب ذرا اس کے اوپر بات کر لیں. قمر دلشاد صاحب سے میں نے رہنمائی لی, انہوں نے لیبریٹ کر دیا. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قانونی پیچیدگیاں ایسی ہیں کہ یہ 7-8 سال چلا ہے, یہ آگے اور سالوں چلے گا, نکلنا کچھ نہیں ہے ابھی بھی اس کے اندر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ صاحب, بڑی مطلب ہے کہ سمپل بات ہے. ہمارا تو ڈے 1 سے یہی موقف رہا ہے کہ جو عمران احمد نیازی صاحب ہیں یہ ہمیشہ سے اس سسٹم کے لاڈلے رہے ہیں. اور کچھ باتیں جو ہیں مطلب ہے کہ قمر دلشاد صاحب نے جو کی ہیں, میں ان کی کسی حد تک ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ کوئی بھی معاملات ہوں, چاہے کرپشن کے کیسز ہوں, چاہے یہ فارن فنڈنگ کیس ہے جس کا اب نام بدل کے وہ ممنوع فنڈنگ رکھا گیا ہے, یا فارن فنڈنگ, ایک ہی بات ہے. تو مقصد ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب یا ان کے حواریوں یا ان کے عزیز و اقارب یا ان کی ہمشیرہ کی جب بھی تلاشی لی گئی ہے تو اندر سے اربوں روپے نکلے ہیں جیبوں سے. اور وہ مطلب ہے کہ اربوں روپے بھی وہ نکلے ہیں جو کہ مطلب ہے کہ جن کے اوپر کاروائی نہیں کی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے سکینڈلز عمران نیازی صاحب کی حکومت کے دوران روز بنتے تھے, لیکن ان کے اوپر کوئی یہ ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر کا بیان آ جانا کہ نوٹس لے لیا, لیکن نوٹس سے آگے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بندے کے خلاف کوئی ریفرنس بن کے گیا ہو, کسی کے اوپر کوئی کاروائی کی گئی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نیب کا ادارہ, وہ کل بھی عمران نیازی صاحب کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا, سو رہا تھا, وہ آج بھی سو رہا ہے. اس میں تو وہ علی گوہر صاحب کہتے ہیں ہم نے تلاشی دے دی, ہم نے اپنے جتنے اکاؤنٹس ہیں اس کی تفصیلات دے دی, آپ بھی دیں اسی طریقے سے. سب سے ٹرانسپیرنٹ نظام تو ہمارا ہے. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے خلاف تو انہوں نے درخواست کب دی, ان کے خلاف تو کیس میرے خیال ہے 7-8 سال پہلے سے چل رہا ہے اور یہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کب الیکشن کمیشن کو روکا ہے کہ وہ ہمارے کیسز کے اوپر جو ہے وہ نہ انکوائری کریں. ہم نے تو کوئی سٹے آرڈر نہیں لیا ہوا, اور ہم تو کہتے ہیں, لیکن جو پہلے نمبر پر ہیں, جن کی چوری پکڑی جا چکی ہے, ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ جو اتنے بڑے بڑے سکینڈلز بنے ہیں, اور ابھی آج کل تازہ ترین آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو اربوں روپے پاکستان کے لوٹے تھے, اس پر
ये जो सुनामी ट्रीज के नाम पर वो जंगलात को आग लगा कर ज़ाया कर दिया गया है ताकि रिकॉर्ड हम तो कहें कि ये जल गया है। वो आप तहकीकात करें, हुकूमत में है, पकड़े आप, इन्होंने जलाया, आप इनके बंदों को टांगे। KPK में तो अभी भी इनकी हुकूमत। मुझे ये बताएं कि जो इदारे हमारे लोगों के 90 दिन के रिमांड लेते थे, 2-2 साल जेलों में बंद रखते थे और कानून ये था कि जमानत भी नहीं दी जा सकती, वो सहूलतें इनको क्यों मुयसर नहीं है और इनके अकाउंट्स क्यों नहीं मुंजमद किए जाते? यही तो बुनियादी बहस है कि ये सिस्टम के कल भी लाडले थे, इनको RTS सिस्टम के जरिए जितवाया गया, इनको इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। अच्छा, ये हुकूमत में होते हुए भी लाडले थे और अपोजिशन में भी लाडले हैं। अगर मुझे ये बताएं कि जो इतने बड़े रिंग रोड का स्कैंडल, मुझे ये बताएं, और फिर वो अद्वियात का स्कैंडल था, मुझे किसी एक बंदे के खिलाफ कोई रेफरेंस, इलेक्शन कमीशन वाला जवाब लेने का मौका। देखिए, इलेक्शन कमीशन में तो बड़ी सिंपल बात है, इसमें इसराइल से इनके आए हुए पैसे और अकाउंट शामिल हैं, इसमें इनके बाहर के कई इंडिया से आए हुए हैं पैसे, उनमें ट्रांजैक्शन हुई हैं, फिर वो मतलब वो चीजें पकड़ी जा चुकी हैं। कोई ये तो नहीं है कि वो कोई ढकी छुपी हुई है। चले कमोका साहब, आप इतने डांट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी क्रिमिनल ऑफेंस है, कुछ नहीं हो रहा। मकसद ये है कि अभी तक मैं हैरान हूं कि इमरान नियाजी साहब और उनकी वो टीम जो अरबों खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है, वो टीम जिसने के 100 अरब रुपया कर्ज था हाफिज साहब जब हमारी मतलब है कि वो हुकूमत के दौरान लिए, जब इमरान नियाजी साहब की हुकूमत आई तो वो 176 अरब और उसमें से भी 27 अरब। साहब, आप ये पकड़ना, आपने सारे इदारे आपके पास हैं, नहीं, एक सेकंड, मैं एक चीज की वजाहत चाहता हूँ कि इदारे पाकिस्तान के नहीं, इदारे इंडिपेंडेंट है ना, यही देवान से कहा, वो इंडिपेंडेंट इदारे कार्रवाई क्यों नहीं करते? 76,000 अरब डॉलर जो है वो पोशीदा मतलब है अखराजात है, वो पोशीदा क्यों है जो कर्जा लिया गया था बाहर से? यही तो वजह है कि इकोनॉमी का भट्ठा बैठा है। उनकी तरफ तो कोई, जब एक हुकूमत आकर अरबों खा जाएगी और कोई उनसे पूछेगा नहीं तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही तो हुकूमत में आप हैं, पंजाब आपकी हुकूमत, सिंध में आपके इत्यादियों की हुकूमत, बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत, सिर्फ KPK में उनकी हुकूमत है, सब इदारे आपके पास है। आप जवाब हम आपसे मांगेंगे कि आपने इनसे कुछ निकाला क्यों नहीं है। नहीं, नैब का इदारा जिस तरह से काम करता है वो आपको पता ही है, नैब का इदारा किस तरह से काम, पूरे 22 करोड़। चले पहले कमोका साहब इलेक्शन कमीशन का जवाब जो कमर दिलशाद साहब ने भी कहा और सारे मामले। अच्छा, इसमें जो हमारा मुतालबा है, एक तो कोर्ट की तरफ से भी इस पे एक डायरेक्शन है कि इसमें जो है वो पार्टी को किसी भी हवाले से उसको बैन नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा ये है कि जो फंडिंग आप समझते हैं कि ममनुआ फंडिंग है उसको वो कन्फिस्केट कर सकते हैं या उसको वो ले सकते हैं, जैसे कि कमर दिलशाद साहब ने बात की। लेकिन इसके ऊपर भी हमारा मौकफ ये है कि हमने हमारे ट्रांसपेरेंट अकाउंट्स हैं, हम इसमें इलेक्शन कमीशन को एक पार्टी समझते हैं। इलेक्शन कमीशन भी इसमें एक पार्टी है और जो इलेक्शन कमीशन का हमारे साथ अब तक का रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो बिल्कुल वाज़े और अयां है और हमें किसी भी किस्म की वहाँ से रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है और हमें अदालतों के ऊपर ही यकीन है और इंशाल्लाह हम ये जो भी फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह हम, हमारा राइट है, अगर ये कोई ऐसा मुतनाज़ा फैसला करते हैं तो फिर हम कोर्ट्स में जाने में बजानिब होंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा है कि तमाम सियासी जमातों के आप अकाउंट्स, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो 4 महीने पहले केस हो गया और ये 4 महीने बाद में हो गया, तो आप तमाम पार्टियों का हिसाब किताब मंगवा लें, आप इनको सबको साथ में ही देख लें, एक ही दफा सबका फैसला हो जाए कि किसने क्या क्या किया हुआ है, तो वो पता चल जाएगा। हमने तो अपने अकाउंट्स दे दिए, बाकी पार्टियों ने तो अभी अपने अकाउंट्स भी नहीं दिए और वेरिफिकेशन का अमल भी उनके साथ नहीं किया गया। एक इम्तियाजी सलूक जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। बाकी रह की बात, अभी अली गौर बलोच साहब मेरे फैसलाबाद से मेरे भाई हैं, तो इन्होंने बात की है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने भी तारिक साहब बात की है, अगर हमने करप्शन की है तो ये केसेस बनाए, ये हमें 90 दिन नहीं 120 दिन नहीं 150 दिन के लिए रिमांड लें हमारे। ये तो रिमांड खत्म कर दिए इन्होंने, खुद को फायदा देने के लिए खुद ही ये मुल्जिम है, खुद ही ये जो है वो उसको कानून में तब्दीलियां कर रहे हैं और यानी मनी लॉन्ड्रिंग के इनके केसेस जो थे वो बिल्कुल
जो है वो इस वक्त यानी वो फाइनलाइज हो चुके वैसे हर तरह से। और फिर देखें 6 लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है, तो अदलिया को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि ये लोग जो मर रहे हैं इन्हीं के केसेस से मुताल्लिक, तो ये इसके पीछे भी देखना चाहिए कि क्या चीजें हैं। और डेफिनेटली इनकी गवर्नमेंट है, ये जो समझते हैं कि हमने कोई करप्शन के केसेस हैं हमारे हवाले से, अब ये फहरिस्त गिनवाना शुरू कर दें, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हम तो ये कहते हैं कि ये जो है वो बिल्कुल वो केसेस बनाएं, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको भाई पकड़ें, आप बताएं तो सही। ठीक, ये तो कोई तरीका कार नहीं आप आए और एक यही बात करेंगे। यही बात कमोका साहब हम आपसे करते थे, क्योंकि आपके यहाँ लोग भी बैठ के इसी तरीके से शहजाद अकबर साहब बड़ी लंबी लंबी तकरीरें और करप्शन की बातें करते थे, और आखिर में फिर बस्ता लपेटा और खुद बाहर चले गए। और इतने कैसे कमर दिलशाद साहब, एक और मामला जो इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा है एक मरतबा फिर फौज को कि जी आप हमें सिक्योरिटी दें, ये हम उनको फिर बुलाते हैं सिक्योरिटी के लिए, फिर उनको इन्वॉल्व करते हैं, फिर मुतनाज़ा बना देते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज उन पर क्रिटिसाइज करती हैं। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन की रेट इतनी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रेट इतनी कि वो खुद इलेक्शन करा सके? अब तो टोटल 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं। नहीं, ये दुरुस्त फरमाया आपने। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इलेक्शन कमीशन की जानब से जो खत लिखा है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, इसकी जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये आईजी पंजाब को तलब कर लें, जहां जहाँ बाई इलेक्शन हो रहे हैं 20 सीटों पर, और उनको जिम्मेदारी आयद कर दें कि आपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करना है। और साथ साथ एक सबसे बड़ी अहम बात यह कि हमारे इंतखाबी इस्लाहात के बारे में बड़ी जबरदस्त बातें की जाती हैं, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि बिलावल जरदारी साहब ने ये 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हियरिंग हो रही थी, तो वहाँ एक बड़ी फाइल कि जनाब हमने इंतखाबी इस्लाहात पेश करनी है, इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन होंगे। तो इंतखाबी इस्लाहात हम बड़े हैरान थे, कौन सी इंतखाबी इस्लाहात है। तो जब इसके बाद जिनकी गवर्नमेंट आ गई तो पता चला जी 2 इस्लाहात हैं। एक तो यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट को बारे में डिलीट कर दें सेक्शन 94 में, और दूसरी सेक्शन 103 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिलीट कर दें। यानी ये है आपकी इंतखाबी इस्लाहात, जिस पर बहुत ज्यादा बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ कि हम बहुत बड़ी इंतखाबी इस्लाहात थे। उनको एतराज भी इसी पे था ना कमर दिलशाद साहब, उनको एतराज भी इसी पे था जो पिछली अमेंडमेंट हुई थी। सबसे बड़ी अहम बात, मैं गुजारिश करूँ ना आपसे कि जनाब सबसे पहली बात यह कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को वही इख्तियार दे दिए जाएं जो इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास है। इंडियन इलेक्शन में यह है कि जिस हल्के में भी गड़बड़ हो गई तो रिटर्निंग ऑफिसर को वो सैक कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, बरतरफ कर देते हैं एक नोटिस के तहत। कोई अदालत नहीं है वहाँ, कोई अदालती मुदाखलत नहीं करती। आप तो यहाँ इधर आपने किसी को डिसमिस किया या सस्पेंड किया, अदालत ने निकाल कर दिया, लेकिन वहाँ किसी अदालत को इजाजत नहीं है, राइट ऑफ अपील नहीं है वहाँ कमर दिलशाद साहब, वहाँ कोर्ट में राइट ऑफ अपील नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, राइट ऑफ अपील नहीं है कोर्ट में। यहाँ तो है ही इख्तियार ही कोई नहीं है, इख्तियार ही नहीं है ना ये। अब आप किसी को सस्पेंड करेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, रिटर्निंग ऑफिसर को, हाई कोर्ट से जाकर स्टे लेगा। अब कासिम सूरी साहब जो हैं उन 2019 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको नाहिल करार दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको स्टे दे दिया, अभी तक स्टे पर है। आप हैरान होंगे, असेंबली में तो एक दफा डिसॉल्व हुई, दोबारा बहाल भी हो गई, और अभी तक उन्होंने इस्तीफे भी दे रखे, वो फैसला नहीं आया कि जो एक इतनी बड़ा अहम फैसला किया कि 55,000 जो आपके बैलेट पेपर पर अंगूठों के निशान नहीं है, पाँव के अंगूठों के निशान है। ये नादरा की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, नादरा ने रिपोर्ट लिख के दी है, तो कोई फैसला नहीं आया। इसी तरह 2-3 ख्वातीन का चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उन्होंने जाली तरीके से टैपिंग करके अपना वोट ट्रांसफर कराया, अभी तक फैसला महफूज है। वो कमल शोजा, मलिका बुखारी, वो केसेस चले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है किसी तरीके का। ठीक है, स्टे पे चलते रहे, असेंबली खत्म हो जाती है, उसके बाद कहते हैं जी ये तो अब मेंबर ही नहीं रहे। हमारी अदालतों ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को शर्मगार बनाया हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को अदालतों से आजाद करवाया जाए, ताकि फैसले, ठीक है जो फैसले कर दें तो जाए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अब फैसले हो भी नहीं रहे हैं तो दरमियान में इंटरफेयर करके उनको फैसलों को कालदम करार दे दिया जाता है। इधर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पेशावर के 2 वज़रा को डिस्क्वालीफाई किया
तो हमारी एक अदालत ने उनको बहाल कर दिया। अब बताइए इलेक्शन के पास रिट कहाँ रह गई? ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा। कम बैक नाज़रीन, अली गौहर बलोच साहब, फैजुल्ला कमोका साहब और कमर दिलशाद साहब मेरे मेहमान हैं। अली गौहर साहब, ये क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातें आजाद करती, वो फैसले करते हैं, फिर उन्हीं कानूनी पेचीदगियों की आड़ में जिस तरह उनका पूरे 5-5 साल गुजर जाते हैं। आप तो खुद हल्के की सियासत करते हैं, आपको पता है क्या होता है। एक दफा रिजल्ट अनाउंस हो गया, बंदा जीत गया, बस फिर गया उसके बाद मामला। देखिए बिल्कुल हाफ साहब काफ़ी हद तक कंवर साहब की भी बात ठीक है, और अभी कमोका साहब भी बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि रटी रटाई बात रटी रटाई की नहीं है। वो मैं इनकी तकलीफ का मुझे अंदाज़ा है, मेरे भाई हैं, मैं इनके इस्तराब को समझता हूँ कि ज़ाहिर है इनकी दुखती रग पे जब हाथ रखा जाएगा तो ये रटी रटाई। देखिए मैंने तो वो हकीकतें बयान की और करते रहना है कि जिसके जरिए इमरान अहमद न्याजी ने, ये मईशत का भट्ठा वैसे ही तो नहीं बैठा था ना, इन्होंने अरबों रुपए हड़प किए, और फिर इनकी करप्शन पर जब बात की जाती है तो इनको तकलीफ होती है। ये 5-10 मिनट की तकलीफ बढ़ जाती है, यही इनका नेगेटिव एटीट्यूड है कि एक तो ये अपनी बारी के दौरान इनको टाइम मिला, इन्होंने बात की, दूसरे अपनी करप्शन पर बात नहीं सुनेंगे। मतलब है अब फरागोगी के किस्से भी झूठे हैं। फरागोगी के जरिए जिस तरह से इमरान न्याजी साहब की मिसेज ने अरबों रुपए करोड़ों रुपए की करप्शन की है, क्या वो किसी से ढकी छुपी बात है? अगर हम इस पर ये टॉक शो है, आपको फौज की मदद लेनी पड़ रही है। नैब अगर कोई एक्शन नहीं लेता तो यही है ना, मीडिया ही है ना एक सोर्स जिस पर हम आकर रिपोर्ट करवा सकते हैं, बात करवा सकते हैं। ये बता दें कि 20 हलकों में भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब की हुकूमत, विफाक की हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकती, आपको फौज की मदद की जरूरत है। देखिए बात ये है कि ये तो फिर इलेक्शन कमीशन, मैं बिल्कुल कंवर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि नैब को जो है वो मतलब है एक आज़ाद इदारे के तौर पर तस्लीम करना होगा, और जब तक हम नैब को वो आज़ादी नहीं देंगे तो फिर ये उंगलियां टूटती हैं। हमारा हम तो बिल्कुल हम तो इस चीज के मुतासरीन में शामिल हैं। आरटीआई सिस्टम के जरिए हमारा मैंडेट चुराया गया था, और नैब भी जाहिर है कि वो इदारा, आप देखें ना जहां से फैसले होते हैं, जिस तरीके से होते हैं और जिस तरह से मुसल्लत किए जाते हैं, और यही तो वोट है। जब हम कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, फिर अगर हर चीज रिमोट कंट्रोल से चलानी है तो फिर मुल्क की मईशत भी तबाह होगी, मुल्क में सियासी इंतशार भी फैलेगा, मुल्क में अब रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? अली गौहर साहब, अब तो हुकूमत में आप बैठे हैं। रिमोट कंट्रोल तो 100% उन्हीं ताकतों के हाथ में आज भी है जिनके हाथ में पहले था। ठीक है, दूसरी गुजारिश, आप भी उन्हीं के हाथ में हैं जिनके हाथ में ये पहले थे। जी नहीं, बात ये है कि एक कुछ पॉलिटिकल ताकतें हैं जिन्होंने उस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी। इमरान अहमद न्याजी साहब को आप मैंडेट चुरा कर इक़्तिदार पे बिठा दें, इनके मुखालफिन को नैब के जरिए झूठे मुकदमात में जेलों के अंदर बंद कर दें तो ये खुश है। अदरवाइज देखिए हमने तो एक आईनी तरीके से सरेआम एक वो मतलब उन्हीं असम्बली के अंदर से, अभी इलेक्शन तो हुए ही नहीं, अदम एतमाद एक ये जो कि एक लीगल तरीका है। जाहिर है जब वो बैसाखियां जिनके सारे ये खड़े थे, और उसका जिक्र तो शेख रशीद साहब ने भी कर दिया, अब ये चाहे कि वो साजिश का एक झूठा इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जो अपनी मौत खुद ही वो मतलब है वो नैरेटिव मर गया। असल बात ये है कि ये बात इलेक्शन कमीशन पर हो रही थी। देखिए इनके वुज़रा ने वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं, फिर कमोका साहब माइंड करते हैं, आपके वुज़रा ने लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दी हैं, और कमर दिलशाद साहब भी बता रहे हैं कि उनको मुअत्तल किया गया, फौरन आपको स्टे मिल गया। तो आप स्टे लेने के माहिर हैं, आप जुर्म करते हैं, हर जुर्म के बाद आप सिस्टम के लाडले हैं, आप लोगों को स्टेज मिल जाते हैं, और इसी तरह से एक ऐसी ताकत को मुल्क के अंदर जो कि पॉलिटिकल ताकत नहीं, चंद लोगों का जत्था है जिसको किसी न किसी तरीके के साथ मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है इस निजाम के ऊपर। लेकिन हम करते हैं कि वक्त के साथ साथ शायद इन मामलात में कुछ तब्दीली आ जाए, अल्लाह करे कि अच्छा चले, अल्लाह करे आ जाए तब्दीली। कमोका साहब, ये जो इदारों के ऊपर मिसट्रस्ट है, अब इलेक्शन कमीशन पे आपका मिसट्रस्ट है, आप एतबार ही नहीं करते, जब फैसला आ जाए आपके हक में आप कहें जी बड़ा जबरदस्त ये फैसला हुआ,
जहां खिलाफ आ जाए आप कहते हैं जी बाइस्ड है। अदलिया के मामले में भी यही है, इलेक्शन कमीशन के मामले में भी यही है, और सिर्फ आप ही का नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। ऐसा क्यों है? रविश कब बदलेगी कमोका साहब? साहब मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है, अब अली गौहर साहब की जो गुफ्तगू है मुझे तो उसकी समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई है तो आप प्रोग्राम के बाद मुझे समझा दीजिएगा कि आप दोनों पड़ोसी हैं कमोका साहब, हल्के भी दोनों के साथ साथ हैं। कमोका साहब के घर जाके चाय पीऊंगा, उधर ही समझा दूंगा। ये आप इनको चाय पे बुलाएं, अली गौहर साहब आपको समझा मेरा अपना घर है, ना भी बुलाए तो मैं चला जाऊंगा। जी कमोका साहब, उधर इसका बुलाना जरूरी नहीं, इसके बगैर बुलाए भी मैं जा सकता हूँ और समझा भी दूंगा उधर घर जाकर भाई फहद को। इंतखाबी इस्लाहात के लिए जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने मुतअद्दिद बार अपोजिशन को दावत दी कि आप बैठे और हम जो है हमारा इलेक्शन का इलेक्टोरल सिस्टम है हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं, इसको जितने ज्यादा इख्तियारात देंगे, जितना ज्यादा इसको आजाद करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। और साथ कोई ना कोई चेक भी होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। यानी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर अगर एक तरफ को बिल्कुल चला जाए जो कि इस वक्त सूरत हाल है तो उसके ऊपर भी कोई चेक नहीं है और कोई ऐसा कोई सिलसिला नजर नहीं आता कि बिल्कुल वन साइडेड अगर हो जाए तो फिर जो हमें उसके लिए क्या करना है। तो इंतखाबी इस्लाहात के लिए हम तो बिल्कुल कहते रहे हैं, और जैसे कि आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात की और कमर दिलशाद साहब ने, तो उन्होंने वहाँ पे रोस्ट्रम पे आके जब बात की तो यही बात यानी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से क्या ये सिर्फ दो ही चीजें थी जो उन्होंने करनी थी। इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने के लिए, जैसे इंडियन इलेक्शन कमीशन है तो उनके पास जो पावर्स हैं और कुछ नहीं कर सकते तो उसी को रेप्लिकेट कर लें, उसी को देख लें। हमारा और उनका मोर और लेस जो है वो यहाँ पे जो मारूजी हालात है वो एक लेकिन पावरफुल इलेक्शन कमीशन सूट करता है कमोका साहब। वो देखें, बता रहे हैं ना कि आप सियासतदान फौरी तौर पे स्टे ऑर्डर्स में अदालतों के पीछे छुप जाते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर फाल हो जाता है, उसकी हैसियत ही खत्म हो जाती है। ये तारिक भाई मैं गुजारिश कर दूं, अभी जो पाकिस्तान जिस नहज पे है ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है पाकिस्तान की हिस्ट्री, ठीक, और हम सबको इसके ऊपर है जो जिस नहज पे हमारे इदारे पहुंच चुके हुए हैं, हर इदारे को हमने उसकी लिमिट में लेके जाना है, तभी ये मुल्क आगे बढ़ पाएगा, तभी ये मुल्क आगे जा सकेगा। और जितने भी इदारे हैं, और यानी अब पंजाब पुलिस की जैसे कमर दिलशाद साहब बात कर रहे थे कि आईजी पंजाब को बुला ले, तो आईजी पंजाब खुद पार्टी है इस वक्त। यानी जो कुछ हमारे लॉन्ग मार्च में जो लोगों के साथ जो कुछ जुल्म और बर्बरियत की गई है पूरे पंजाब के अंदर और फिर इस्लामाबाद के अंदर, वो किसी से कोई ढका छुपा नहीं है मामला। फिर जो पंजाब असेंबली के अंदर जाके जो गुंडागर्दी की गई पंजाब पुलिस की तरफ से, और यानी इसकी कोई प्रेसिडेंट आपको पहले नहीं मिलती होगी। यानी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन तो कमोका साहब टूल ही होती है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसका टूल के तौर पे ही इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमारे यहाँ इदारों की उतनी स्ट्रेंथ है नहीं, कोई भी हो, चाहे पुलिस हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो तो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी और हमें रूल ऑफ लॉ को जो है वो उसको हमें अपने सिस्टम उसको मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो कुछ हो रहा है। तो सबको अपने अपनी हदूदों कयूद के अंदर रह के काम करना है। जो मुकन्नना का काम है वो मुकन्नना करे, जो हमारी अफवाज का काम है वो अफवाज करे, जो अदलिया का काम है वो अदलिया करे, जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो इलेक्शन कमीशन करे, जो इंतजामिया का काम है वो इंतजामिया करे, और कोई दूसरे की जुरिस्डिक्शन में जाके वहां पे अमल दखल ना दे। मैं तो ये समझता हूँ। ठीक बात है। ठीक, कमर दिलशाद साहब, ये जो बात है अब एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन तो एज अ टूल इस्तेमाल होती है गवर्नमेंट की, तो उस वक्त फिर इलेक्शन कमीशन क्या करे? यानी कल पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो आपने देखा वो डस्का में धुंध आ गई, अब आज इनके ऊपर वो एलिगेशन, इदारा बनेगा कैसे? देखा जी, सब बड़े अच्छे दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात की है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि इदारों पर भी और कुरान जबात की नीयत पर फर्क पड़ता है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 11 नवंबर 74 को जब अहमद रजा कसूरी के वालिद को कत्ल किया गया तो रात को 2:30 बजे उनके खिलाफ FIR कटवा दी। उस वक्त के दूसरे IG पंजाब वो राव अब्दुल रशीद खान थे। तो भुट्टो साहब ने रात को फोन किया, राव साहब आपने ये क्या कर दिया? तो जी मेरा फर्ज था, वो थाने पहुंच गए, हमने आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी
آپ عدالتوں میں جا کے آپ لے رہے ریلیف. ہمارا کام تو تھا FIR درج کرنا, یہ میرا فرض تھا, یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. تو آپ پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو, کوئی بھی ہم نے درج کر دیا. اب اس طرح کی بھٹو صاحب نے کہا رائٹ میں اس کو عدالتوں سے ریلیف کروں گا, تھینک یو ویری مچ راؤ صاحب, آپ نے بڑا اچھا کام کیا. اب یہاں ماموں کو ٹرانسفر کیا گیا, نہ ان کو OSD کیا گیا, نہ اعظم خان نے ان کو ٹیلی فون کر کے گھر بھیجایا جیسے ہوتا ہے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ٹائپ. تو اس کو کچھ بھی نہیں کیا. سے وہ IG رہے 2-3 سال تک, بعد میں وہ منگے DG IB. لیکن منگا یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی نیت پہ فرق پڑتا ہے. اب ہمارے جو پنجاب کا IG اگر کسی پارٹی کے مفادات کو خیال رکھتے ہیں, یہ ان کی بدنیتی ہے. وہ اسٹیٹ کے IG ہے, وہ کسی پارٹی کے IG نہیں ہے, وہ اسٹیٹ کے محافظ ہیں. انتخابی اصلاحات والا معاملہ اگر یہ کورٹ میں لے جاتے ہیں امینڈمنٹ کے اوپر, تو کیا وہاں سے ریورس ہو سکتی ہے چیز, عدالت اس کو ریورس کر سکتی ہے؟ نہیں, عدالت اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرے گی کیونکہ وہ جوائنٹ سیشن سے منظوری دی ہوئی ہے, اور جوائنٹ سیشن نے جو منظوری دی اور حکومت پاکستان نے پرائم منسٹر دستخط نہیں کیے, وہ 10 دن میں آٹومیٹک قانون بن گیا ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں انٹرفیئر نہیں. علی گوھر صاحب, یہ نیب قوانین آج سپریم کورٹ, اپنا عمران خان صاحب نے کہا ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے, تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے NRO 2 دے دیا اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, یعنی شریف فیملی کو اور زرداری فیملی کو فائدہ پہنچایا اس نیب کے قوانین کے ذریعے. دیکھیں, نیب کے جو قوانین ہیں ان سے تو NRO جو ہے وہ نیازی صاحب نے تو آلریڈی سسٹم سے ان کو NRO ملا ہوا ہے. ان کی بہن کی تلاشی ہوئی, اربوں روپے نکلے, کوئی نیب کا کیس نہیں بنا. پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے جتنے بڑے بڑے سکینڈلز بنے اس پہ کوئی نہیں نکلا. ان کے وکٹمائزیشن کا پولیٹیشین کے علاوہ کون کون شکار ہوئے؟ وائس چانسلر, ٹیچر, اساتذہ کو ہتھ کڑیاں لگا کے عدالتوں میں پیش کیا گیا. بیوروکریٹ, سرکاری ملازمین اور میڈیا کے لوگوں نے نیب کسٹڈی کے اندر خودکشیاں کی. مقصد یہ ہے کہ, اور جس طرح سے کہ آدم تارڑ صاحب نے بتایا ہے کہ 80% وہ تجاویز ہیں جن کے اوپر آلریڈی یہ آرڈیننس جاری کر چکے ہیں, ان کی پارٹی آلریڈی آرڈیننس جاری کر چکی ہے. تو یہ عدالتوں میں کئی دفعہ ججز نے اس پر بحث کی ہے. پھر اس کے علاوہ وکلا کے فورم سے یہ پرزور مطلب ہے کہ مطالبے آئے ہیں کہ ان میں ترامیم کی جائیں, اور جو اس میں بنیادی حقوق کے منافی چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ FIA ہے, دیگر ادارے ہیں, وہ بھی تو ہر اب ایک وہ جو شوگر سکینڈل ہے اس کا وہ کیس FIA میں نہیں چل رہے. تو FIA کس لیے 2-3 ادارے بنائیں؟ یہ صرف آپ میری گزارش سنیں, ہماری بات دیکھیں, پیرلل 2 اداروں کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں, آپ سب سنجیدہ بات میں, کہ بات یہ ہے کہ جو خواجہ سعد رفیق کی بیل ہوئی تھی اس میں جو فاضل عدالت نے ریمارکس تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ نیب وہ ادارہ ہے جس کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. نیب وہ ادارہ ہے جس میں لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نیب وہ ادارہ ہے جس کو پولیٹیکل پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بات کوئی نون لیگ کی طرف سے نہیں ہے, کوئی قمر دلشاد صاحب کی طرف سے نہیں ہے, یہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے ریمارکس ہیں جو کہ ان فیصلوں میں مطلب دیے گئے ہیں. یہ بالکل, ہاں, خان صاحب, امینڈمنٹ خان صاحب اس ادارے کے جس طرح سے پہلے الیکشن کمیشن کی تعریفیں کرتے رہے جب تک مرضی کے فیصلے آئے, بعد میں اسی کے خلاف ہو گئے. جس دن گوگی کا کیس چل پڑا, جس دن یہ سونامی ٹریز کا کیس چل پڑا, جس دن یہ رنگ روڈ کا کیس چل پڑا, خان صاحب بھی کہیں گے کہ نیب کو ختم کیا جائے. آخری بات ہے, پھر میں قمر دلشاد صاحب سے پوچھ کے پروگرام کنکلوڈ کریں گے. ایک تو یہ کہ 85% وہی چیزیں ہیں جو آپ کے آرڈیننسز میں تھی, کیا نیا کیا ہم نے, کیا اس کی ٹیوننگ کر دی ہے, باقی اور کچھ بھی نہیں کیا ہے, اور یہ ملک اور نیب نہیں ساتھ چل سکتے تھے. طارق صاحب جو ہے نا جی, نیب کی اوور آل اگر کارکردگی دیکھیں تو میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یعنی جو تحریک انصاف کے 3.5 سال ہیں اس میں کوئی 450 ارب سے زیادہ کی ریکوریاں ہوئی ہیں, اور اس سے پہلے جو ہے کوئی 200-250 ارب کی ٹوٹل ریکوری تھی نیب کی. تو دیکھیں, ہم نے نیب کو جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ رہنے دیا, ہم نے مداخلت نہیں کی. ہاں, یہ سمجھتے تھے کہ نیب صحیح کام نہیں کر رہا. 2008 میں کس کی گورنمنٹ تھی,
ये बता दें मुझे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ये उस वक्त इस इदारे को खत्म करते, या जो भी इसमें इन्होंने करना था कहते हैं माजी में गलती हुई, कमोका साहब गलतियां हुई माजी में, आप गलतियों की इस्लाह कर रहे हैं। सुन ले तारिक महमूद साहब, फिर 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट थी, फिर 5 साल इन्होंने हुकूमत की और इन्होंने कोई इसमें यानी ये सारा कुछ ये उसी तरह से चलता रहा। और जितने केसेस नैब के अंदर चल रहे हैं उनमें से 95% केसेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने दौर के हैं, हमारे दौर के केसेस नहीं हैं। अगर अब इन्होंने क्या किया, जो एक इंडिपेंडेंस थी उसकी इदारे की, उसको खत्म कर दिया, उसको वजारत दाखिला के अंडर कर दिया, और राना सनाउल्लाह जैसा बंदा वहां पे अगर वजीर दाखिला होगा तो वहां पे, और जो पहले से यानी उनके खिलाफ नैब के केसेस, इनके अपने अदवार के जो केसेस हैं, जो इस वक्त हमारे जुडिशियल सिस्टम में आपको पता है फैसले उस तरह से नहीं होते और टाइम लगता है। जब चीजें राइप हो रही थी तो इन्होंने बिल्कुल उसको उड़ा के रख दिया, उस सारे आप कहते हैं ये बेनिफिट हुआ है, यही वजह है कि खान साहब कहते हैं कि एनआरओ 2 है। मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं, प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा कि मजीद मुश्किल फैसले माशी हवाले से अगर वो करने पड़े तो हम करेंगे, तो क्या हम मुतहम्मिल हैं उन माशी फैसलों के, सख्त माशी फैसलों के लेने के लिए। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में वेलकम बैक नाज़रीन। कंवर दिलशाद साहब, फैजुल्लाह कमोका साहब और अली गौहर बलोच साहब मेरे मेहमान हैं। कंवर दिलशाद साहब, वजीर आजम कहते हैं कि मजीद सख्त फैसले करने पड़े तो करेंगे। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से क्या हम या एक आम पाकिस्तानी मजीद सख्त फैसलों का मुतहम्मिल हो सकता है? इतनी सकत है हमारे अंदर? ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब वही जुमले अदा कर रहे हैं जो माजी में इमरान खान का करते थे, सब्र करे, चंद महीनों में खुशखबरी आने वाली है, करे सब्र करते रहे। तो वही जुमले शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मुश्किलात का मुकाबला है। लेकिन शहबाज शरीफ को एहसास होना चाहिए कि आइंदा इंतखाबात जो है वो चंद महीनों में होने वाले हैं, नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, इतनी सख्ती करेंगे, महंगाई देंगे, हाँ, तो ये आवाम पर उनके वोटों पर असर पड़ जाएगा, जो फायदा इमरान खान को पहुंच जाए। तो ये कहेंगे जनाब उन्होंने जो हमें ज़ाहिर है इमरान खान का चल रहा है स्टेटमेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जा रहा है, बड़ा इंप्रेसिव जा रहा है, बड़ा प्रोग्रेसिव जा रहा है। तो जब इतनी महंगाई और बढ़ाएंगे, कम देंगे, IMF के साथ मायदे सही कर सकेंगे, तो उससे ज़्यादा आवाम को तरगीब, आवाम नहीं जानती IMF क्या है, टास्क फोर्स क्या है, वो तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखेंगे ना। मुस्तफा इस्माइल साहब वही बात कर रहे हैं जो पहले यूसुफ आपने शौकत तरीन किया एक बात करते थे, वही हफीज शेख की जबान बोल रहे हैं और शौकत तरीन की बोल रहे हैं। और शौकत तरीन जो है वो जबान बोल रहे हैं जो पहले जो अब हमजा शहबाज या नवाज शरीफ बोला करते थे। तो सब जबानें बदलती रहती है, मामला एक जैसी होती है। तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। ये जिस तरह से जैसे शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे कि मुश्किलात आए करे, सब्र करे, सब्र पर इमरान खान साहब भी 3.5 साल तक कहते रहे सब्र करे, सब्र करे, सब्र करे। तो ये हालात जो है ठीक नहीं जा रहे। ठीक, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। अली गौहर साहब, ये हलकों पे आपके इसके असर पड़ रहे हैं? क्योंकि देखें महंगाई जब आप एक क्रिटिसाइज कर रहे थे तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे फर्क पड़ रहा था। अब महंगाई उससे ज्यादा हुई है, उससे आपके हलकों पे असर पड़ रहा है, इसके असरात आएंगे ज़िमनी इंतखाब पे। कैसे पॉलिटिकल ये जो सर्वाइव है वो करेंगे आप? देखें आप साहब, मैं तो बड़ा इसमें हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर ये बेड़ा गर्क होना मईशत का उस वक्त हुआ जब इमरान न्याजी साहब को वोट चुरा के, इलेक्शन चुरा के, धुंध डाल के 2018 का इलेक्शन चुरा के मुसल्लत किया गया। उससे पहले जो 2013 से लेकर 2018 तक हमारी कारकर्दगी थी वो भी अवाम के सामने है। मैं आपको चलो 2 चीजें, मुख्य टाइम खत्म हो गया है। हमारे वक्त में डॉलर 115 पे था, इनके वक्त में वही इन्होंने 190 तक पहुंचाया। फिर तो 215 पे मिल रहा है ना, या 214 पे मिल रहा है, जिधर भी मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि वो चीनी 40 रुपए से 140 तक इन्होंने पहुंचाई। बिजली के रेट इनके टाइम में ज्यादा हुए, मईशत की तबाही और महंगाई का फ्लड इनके टाइम में। हाँ, अवाम बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि हमने मुश्किल फैसले, मुल्क बचा, हमने अपनी सियासत को स्टेज पे जरूर लगाया, हमने मुश्किल फैसले जरूर किए, लेकिन हमारे नजदीक सियासत से ज्यादा मुल्क ज्यादा अजीज है हमें। हाँ, ये फैसले से आपको नुकसान हो रहा है अली गौहर साहब, पॉपुलैरिटी कम हो रही है। अगर लेकिन एक इनकी ना एक ये खुशफहमी का शिकार है।
وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو 1 سال کی ہماری جو کارکردگی اس میں اگر کوئی مہنگائی بڑھتی ہے یا ایشو ہے تو وہ 4 سال کی ان کی جو کرپشن نالائکیاں معیشت کی تباہی ہے وہ اس کے پیچھے چھپ جائے گی. نہیں، عوام تیار بیٹھے ان سے 3.25 سال کا حساب لینے کے لیے، یہ آئیں اس میدان میں. چلے کموکا صاحب، 3.25 سال کا حساب تو آپ نے دینا ہے، اور کیا آپ خوش ہیں کہ ان کی حکومت کی وجہ سے آپ کو جو بڑا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے؟ شارٹلی سر. سر اس میں میں گزارش کر دوں، دنیا کے جو موقر جریدے ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر لکھا ہے، تو اس میں بالکل واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 3 مہینوں کے اندر جو پاکستان کی اکانومی کی فاؤنڈیشن پہلے بن گئی تھی عمران خان کے دور میں، انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا سارا کچھ. ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا انہوں نے، صرف اور صرف اپنے ذاتی اقتدار اور اختیار کے لیے. ابھی کنور صاحب بات کر رہے تھے، میں آپ کو ایک بات کہوں، یہ کہتے تھے جی کہ یہ تو جعلی اسمبلیاں ہیں. ابھی میرے بھائی گور بروئی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 2018 میں مینڈیٹ چوری ہوا. آپ تو الیکشن مانگ رہے تھے، آپ نے مہنگائی مارچ کیا، آپ کہہ رہے تھے کہ جعلی اسمبلیاں ہیں، الیکشن کریں. تو اب کیوں نہیں آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پی کے اسمبلی توڑیں، آپ پنجاب اسمبلی سے استعفے دیں، آپ سینٹ سے استعفے دیں، آپ سندھ اسمبلی سے استعفے دیں، ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. آپ چلے کموکا صاحب، وہ آفر دے دی علی گور صاحب نے کہ جی آپ نکلیں اسمبلیوں سے باہر، سیریسنس دکھائیں. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو سنجیدہ گفتگو سیریسنس دکھائیں اسمبلیوں سے باہر. آپ یہ نہ کریں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو. آپ کے پی کے توڑ دیں اسمبلی. آپ کو جال پھینک دی علی گور صاحب نے آپ کے لیے، کموکا صاحب جال پھینک دی، انہوں نے کہا نکلے جی آپ باہر. نیریٹو بنانے، جھوٹے دعوے کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک طرف سے کی برات لے رہے ہیں، آپ آئیں تصدیق کریں. کل کموکا صاحب میں اپنے آپ کی ادھر کھانا بھی کھلاؤں گا، آپ کی مہمان نوازی کروں گا. آئیں سب سے پہلے تصدیق اپنے استعفے کی آپ کروائیں. 1 منٹ دے دیں. میں یہ کہتا ہوں، کیا یہ مشروط ہے کہ 4 صوبوں کی اسمبلیاں توڑنی ضروری ہیں؟ انڈیا کی ریاستوں کے الیکشن وہاں پہ ہوتے نہیں رہتے؟ آپ انڈیا کی ریاست کو چھوڑیں، آپ انڈیا کی ریاست کو چھوڑیں. آپ صرف قومی اسمبلی نہیں نا، ادھر سے جہاں سے مزے لوٹ رہے ہیں کے پی کے سے، اس کو بھی ختم کریں نا. پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دلوائیں، سارے الیکشن ہی دوبارہ ہو جائیں. کموکا صاحب لاسٹ سینٹنس سر. کموکا صاحب جی. کموکا صاحب 1 منٹ، میں پلیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے بیرونی ممالک کے ساتھ، جو آپ نے جو باہر کے ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ نے جو بھی نیگوسیشن کرنی ہے، وہ آپ کی مرکزی حکومت کو دیکھتے ہیں. ان کو نہیں یہ غرض کہ آپ کے صوبائی الیکشن کب ہو رہے ہیں اور کب نہیں ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ 1 ووٹ کے اوپر حکومت کھڑی ہے، فریجائل گورنمنٹ ہے، 13 پارٹیوں کی گورنمنٹ ہے اس وقت، اور یہ یعنی کوئی بھی ادارہ، اور پھر میکسیمم ٹائم 1 سال ہے ان کے پاس، اور کوئی بھی ادارہ ان کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا. آپ سنجیدگی دکھائیں، آپ اپنے استعفے میں جو ہے نا وہ منظور کروانے نہیں آ رہے. سنجیدہ ہو جائے، وہ بھی سنجیدہ ہو جائیں گے الیکشن کے لیے. آپ کو جب ہم کہتے تھے کہ الیکشن کروا دیں، جب عمران خان صاحب برسے اس وقت تو آخری ٹائم تک آپ جنگ لڑتے رہے، آپ فیس کرتے رہے تحریک کو. آپ نے کیوں نہ اسمبلیاں ختم کی اور الیکشن نہ اس کے، جب ہم آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ الیکشن کروائے. جب آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا، آپ یہ ڈونگ رچاتے ہیں جھوٹ قسم کے عمران نیازی صاحب. اچھا اسمبلیاں تو ختم کریں، کیوں بیٹھے ہیں جعلی اسمبلیوں میں؟ ہم بھائی آپ کے پی کے میں تو ہم نہیں بیٹھے نا، گلگت بلتستان میں بھی ہماری حکومت نہیں ہے، سندھ میں بھی آپ کے ایم پی ہیں. سب سے پہلے چیئرمین کو بھیجے نا، وہ تو تصدیق کریں نا. کموکا صاحب، قمر دلشاد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی.